छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में आम चुनाव की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। प्रशासनिक तैयारी बिल्कुल। आचार संहिता मार्च में 8 से 20 के बीच कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। राजनीतिक दल भी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो मामला है न भाजपा कभी 11 पे पहुंच पाई, छत्तीसगढ़ की 11 क्लीन स्वीप कर पाई छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, और कांग्रेस 2 सीट से आगे कभी नहीं बढ़ पाई। मेरी जो जानकारी अभी तक है राजेंद्र साहू या ताम्रध्वज साहू जी, तो किसी जिसमें राजेंद्र साहू के नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है। काफ़ी समय बाद ये देखा हूँ जैसे उनके किसी प्रत्याशी के नाम को लेकर जन चर्चा है, सिंगल चर्चा, वो सिंगल चर्चा है राजेंद्र साहू। 98 में अजीत जोगी यहाँ से चुनाव जीते थे यशवंत, और दोबारा जब चुनाव हुआ तो वहाँ कांग्रेस के लोग इंतजार करते रहे कि जोगी जी नामांकन भरने आएंगे, लेकिन जोगी जी शहडोल चले गए थे। विजय बघेल के अलावा और नामों पे चर्चा है, वो इसलिए है कि यहाँ साहू समाज का बड़ा प्रभाव दुर्ग लोकसभा में है यशवंत, और साहू समाज की तरफ से दीपक साहू, ताराचंद साहू, इन 5 सीटों पे बीजेपी को बहुत चिंता करने की जरूरत है। अभी जो कर लेगी बीजेपी 5 सीटों पे, इन 5 सीटों पे केंद्रीय पर्यवेक्षक आगे चले गए हैं यशवंत। और नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे बड़ा सवाल इन दिनों 2-3 सबसे ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं कि भैया आचार संहिता कब लगने वाली है। दूसरा बड़ा सवाल कि आपके लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कौन होने वाले हैं, वो चाहे बीजेपी से, चाहे कांग्रेस से या अन्य दल से। सबसे ज़्यादा इन्हीं बातों पर चर्चा हो रही है, और ये भी पूछा जा रहा है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन आगे जो भी होगा, लेकिन उस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा पिछले दिनों देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह दौरा करने आए थे। दौरे में बहुत कुछ मंथन किए हैं, बहुत सारा चीज़ वो लेकर गए हैं और छोड़कर भी गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस में भी इन दिनों मंथन जारी है, काफ़ी उठापटक हो रही है, क्योंकि पिछला चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव कांग्रेस बुरी तरह हार चुकी है। और हमारे साथ आलोक तिवारी जी हैं जो इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। 11 सीटों का हाल क्या कहता है, अमित शाह, कांग्रेस, बीजेपी, तमाम जो संगठन है, चाहे वो भूपेश बघेल हो, तमाम जो नेता है, उनकी एक्टिविटी क्या कुछ है, सारे विषयों पर बात करेंगे। आलोक जी, पहले सबसे बड़ा सवाल ये कि चुनाव कब होने वाला है, आचार संहिता कब लगने वाली है? यशवंत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को छत्तीसगढ़ में बड़ी सौगात देने आ रहे हैं जी। तो ये मान लीजिए कि 8 मार्च तक तो आचार संहिता लगने वाली नहीं है, लेकिन 8 मार्च से 20 मार्च के बीच कभी भी आचार संहिता लगने का है, आसार दिख रहा है, और स्पष्ट आसार है। उसमें ये कि 25 मई के पहले देश में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। तो 25 मई के पहले मतलब मार्च में हर हाल में आचार संहिता लग जाएगी। परीक्षा जो है वो भी मार्च के आखिरी तक निपटने का है सब। तो आप ये समझ लीजिए कि मार्च में आचार संहिता लग जाएगी। प्रशासनिक तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है, निर्वाचन आयोग का। तो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में आम चुनाव की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। प्रशासनिक तैयारी बिल्कुल। आचार संहिता मार्च में 8 से 20 के बीच कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। राजनीतिक दल भी इस मतलब आचार संहिता के मद्देनजर अपनी तैयारी बहुत तेज कर दी है। बिल्कुल। और साफ दिख रहा है कि अब पूरे चुनाव इलेक्शन मूड पे पूरा देश आगे है। आज मोदी जी ने मन की बात में भी कही कि 110वां एपिसोड प्रधानमंत्री जी के का था मन की बात का, तो बोले 3 महीने बाद 111वां एपिसोड नए सिरे से करेंगे। नई सरकार, नई उम्मीदें, नई आकांक्षाओं के साथ करेंगे। तो मोदी जी ने संकेत भी दिया कि मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, और उम्मीद भी जताई कि फिर से मोदी सरकार आनी है। पर वो मसला बात का है जी। अभी तो जो राजनीतिक दल हैं वो तैयारी बहुत फूक के कदम रख रहे हैं यशवंत। कांग्रेस चूँकि चुनाव हारी है विधानसभा का, तो कांग्रेस का नीचे का जो कैडर है वो निराश है जी। पार्टी के बड़े नेता हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, मैदान में जाए कि नहीं जाए, मैदान में जाएँ तो कैसे जाएं। संसाधनों का अभाव कांग्रेस को साफ दिख रहा है, क्योंकि जो चुनावी फंड को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद इनकम टैक्स ने बैंक खाता फ्रीज भी कर दिया। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज के बाद में जो विरोध हुआ तो खाता ओपन भी कर दिया, पर
कुल मिलाकर के सेंट्रल की एजेंसियां कांग्रेस की हर गतिविधियों पे नज़र रखी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी उत्साह से भरी हुई है, लग रही है छत्तीसगढ़ इसलिए तैयारियों में बीजेपी आगे दिख रही है। बीजेपी काफ़ी आगे दिख रही है यशवंत, और फिर देश का जो नेशन का मूड है वो पूरा राम में है इस समय। अयोध्या 22 जनवरी के बाद 22 जनवरी के दिन हम लोगों ने भी, आपने भी देखा कि जो हिंदुत्व का ज्वार है वो पूरे उसमें चरम पर था। तो इस स्थिति में जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। दूसरा, राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब कितनी सफलता मिलती है रिजल्ट बताएगा, लेकिन उस यात्रा का लाभ निश्चित रूप से राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पे मिल रहा है। अच्छा, व्यक्तिगत पार्टी को मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात का मसला है। ये रिजल्ट में जब आएगा तभी समझ में आएगा कि राहुल की यात्रा का असर हुआ है। लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि उस यात्रा से राहुल गांधी की पर्सनालिटी निखर रही है। मुद्दों को जिस अंदाज पे उठा रहे हैं वो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे अंडानी अंबानी वाला इशू हो, तो निजीकरण का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, राहुल गांधी पब्लिक के से सीधे संवाद यात्रा के में कर रहे हैं। तो राहुल की व्यक्तिगत पर्सनालिटी पे जरूर इसका असर दिख रहा है। एक बड़ा सवाल, पिछले दिनों अमित शाह जी आए थे छत्तीसगढ़, वो लगातार बैठक 22 फरवरी को ही संभवतः 22 फरवरी को आए थे, प्रवास हुआ है उनका। उस बैठक का निचोड़ क्या निकला, यानी कि अंदर से वो क्या चीज समझ आ रही है? यशवंत, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो मामला है वो न भाजपा कभी 11 पे पहुंच पाई, छत्तीसगढ़ की 11 क्लीन स्वीप कर पाई छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, और कांग्रेस 2 सीट से आगे कभी नहीं बढ़ पाई। 3 कभी नहीं हुए, 3 कभी नहीं हुई, और सन 2000 के बाद से, हाँ, राज्य निर्माण के बाद से, ठीक है ना। उसके पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। 11 की 11 सीट भी कांग्रेस जीती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तक 11 की 11 सीट नहीं जीती। 3 बार सरकार रही तो भी, और पिछला चुनाव भी 9 सीट जीती, 2 कांग्रेस जीती थी, तो कांग्रेस 2 से आगे नहीं बढ़ पाई है। तो दोनों का लक्ष्य 14 में 10 सीटें जीती थी, एक चूक गए थे दुर्ग। हाँ, भारतीय जनता एक बार दुर्ग चुका, एक बार कोरबा चुका जी। तो दोनों दलों का ये प्रयास है कि इस बार 2 से 3 हो जाएं। कांग्रेस कोशिश कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीट पे जीतने पर की रणनीति बना रही है। जो ये चीजें दोनों के लिए टफ हुई, कांग्रेस 2 से 3 होने के लिए ज़्यादा उनके लिए टफ है, और बीजेपी के लिए 11 से 11 टफ के लिए बहुत चुनौती है जी। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जब आए तो उन्होंने सीटों को लेकर के जो चर्चा अपने पार्टी के आला नेताओं से की, वो माथुर जी उस बैठक में मौजूद थे, अजय जामवाल जी थे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी थे, अपने गृह मंत्री विजय शर्मा जी थे, अरुण साहू जी थे, जितने टॉप के बड़े छत्तीसगढ़ के नेता उनके साथ उन्होंने बातचीत की। तो 4 से 5 सीटों को अभी भी रेड जोन में भारतीय जनता पार्टी मानती है। परफॉर्मेंस वीक होने की उनमें एक राजनांदगांव की सीट है, एक कांकेर है। कांकेर पिछला लोकसभा 9000 का ही अंतर है जी। बस्तर ऑलरेडी कांग्रेस के कब्जे में है फिलहाल। दीपक बैज वहाँ से सांसद जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष हैं। कोरबा है, और सरगुजा की सीट को भी बीजेपी जो है अपने अनुकूल अभी नहीं पा रही है। इन 5 सीटों पे बीजेपी को बहुत चिंता करने की जरूरत है। अभी जो बड़ा कर लेगी बीजेपी 5 सीटों पे, इन 5 सीटों पे केंद्रीय पर्यवेक्षक आगे चले गए हैं यशवंत, और पूरे 11 सीटों में 3-3, 4-4 नाम का पैनल भी है। पैनल आज मेरे पास कुछ एक सीटों का है, मैं आपको जिनका है उनको बता देता हूँ। पर बीजेपी बहुत संजीदा है। बीजेपी 2 चीज़ें तय नहीं कर पा रही है यशवंत, क्योंकि बीजेपी के 3 सांसद विधायक बन चुके हैं। उनमें अरुण साहू मंत्री भी हैं, बिलासपुर से सांसद रहे, डिप्टी सीएम है जी। रेणुका सिंह जी, जो मोदी सरकार में मंत्री भी रही जी। गोमती साय, ये 3 सांसद बन गए हैं। तो इनकी जगह सांसद से विधायक बन गए हैं, तो इनकी जगह निश्चित रूप से नए चेहरे को मौका मिल रहा है। कांग्रेस के कब्जे में जो कोरबा और जो बस्तर है, वहाँ भी बीजेपी को नए चेहरे की तलाश है। तो 5 सीट तो एकदम क्लियर है कि 5 सीटों पे एकदम नए चेहरे चुनाव लड़ेंगे, ये तो तय है जी।
पिछला विधानसभा चुनाव का जो परिणाम, जो नतीजा रहा है, बीजेपी को कई सीटों पर चिंता करने की ज़रूरत है। तो उन स्थानों पे जैसे राजनांदगांव जी, महासमुंद जी, कांकेर कांकेर का नाम बताया। तो ये 3 सीटों पे भी नए चेहरे होंगे। तो 5 3 8 हो गए, 8 तो बस्ता जो 3 सीट है, जी, क्या वो पुराने सांसदों को मौका देगी या पूरे के पूरे जो पिछले 2019 में जैसे 10 के 10 सांसदों की टिकट काट करके नए चेहरों को मौका दी थी, ऐसा कोई प्रयोग भाजपा करेगी? इसको लेकर के पार्टी में बहुत मंथन चल रहा है संतोष यशवंत। और मेरा ख्याल है कि मार्च अभी 2-4-5 दिन में ही कुछ बड़ा पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की, माना जाए कि 100 प्रत्याशियों की लिस्ट आई, उसमें छत्तीसगढ़ के 5 सीटों पे जी उम्मीदवारों की घोषणा भी ये मान सकते हैं कि बीजेपी जिस तरह से विधानसभा में सरप्राइज की सबको चौंकाया, भाजपा सरप्राइज इस बार भी लोकसभा में भी करेगी यशवंत जी, क्योंकि 400 प्लस का इस बार वादा है एनडीए का। काफी नए चेहरों को अवसर मिल रहे हैं जो समाज में और अपने लोकसभा क्षेत्र में पहचान रखते हो और जिनको कभी कोई अवसर नहीं मिला है, उन लोगों को भी बीजेपी अवसर देने जा रही है। महिलाओं के आरक्षण को भी विशेष ध्यान में रखा जा रहा है। 11 में कम से कम 4 प्रत्याशी महिला होंगी, ऐसी उम्मीद। ये कांग्रेस भी ध्यान कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ये स्थिति है। कौन कौन सी सीट हो सकती है जहाँ पे महिला हो जाए? महिलाएं जैसे कोरबा एक सीट है, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक में अभी ज्योत्सना महंत जी वहाँ से सांसद है, डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी है और उनके मुकाबले भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है जी। कोरबा की चर्चा मैं इसलिए भी कर रहा हूँ यशवंत कि अपने यहाँ से राज्यसभा सांसद थी सरोज पांडे जी और अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उनका बड़ा राजनीतिक कद है, राष्ट्रीय राजनीति में भी और छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी जी। तो ज्योत्सना महंत को मुकाबले में फंसाने या वो सीट फिर से हासिल करने सरोज पांडे जी के नाम का प्रयोग कोरबा में हो सकता है। पार्टी इसको लेकर चर्चा में गंभीरता से मंथन कर रही है और सरोज पांडे भी इच्छुक बताई जा रही है। मेरी निजी तौर पर उनकी कोई बातचीत इस मामले में नहीं हुई है, पर सरोज पांडे जी की तैयारी भी कोरबा या दुर्ग लोकसभा से है, लेकिन दुर्ग जातिगत समीकरण में चूंकि मामला दुर्ग का फंसा हुआ है, इसलिए ओबीसी दुर्ग सीट ओबीसी को जा रहा है। साहू या कुर्मी? अभी तो विजय बघेल जी कुर्मी समाज से हैं। अब विजय बघेल जी के मामले में ऐसा यशवंत कि विजय बघेल जी के टिकट काटे ऐसा कोई कारण नहीं है, पार्टी के पास नहीं है जी। वो पार्टी की उम्मीदों पे खरा उतरे हैं, पूरे 5 साल सक्रिय रहे हैं बिल्कुल, और बराबर उनकी उपस्थिति हर टास्क को पूरा करने की कोशिश भी की रही है जी। और इतना व्यवहारिक सांसद दुर्ग को दोबारा जी मिलेगा मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए विजय बघेल की टिकट कटेगी। इस पे तो मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन विजय बघेल के अलावा और नामों पे चर्चा है जी। वो इसलिए है कि यहाँ साहू समाज का बड़ा प्रभाव दुर्ग लोकसभा में है यशवंत जी। और साहू समाज की तरफ से दीपक साहू, ताराचंद साहू, वीरेंद्र साहू, हिमा साहू, बड़े बड़े साहू समाज के डॉक्टर सुनील साहू मुड़िया पार वाले, तो साहू समाज चाहती कि पार्टी अवसर दे, तो इसलिए दावेदारी दिख रही है। पर विजय बघेल को मैं 1 नंबर पे आज भी जी। एक जितेंद्र साहू साझा वाले हैं, लोग कंफ्यूज ना हो, कांग्रेस वाले जी जिला पंचायत के सदस्य हैं जितेंद्र साहू जी ना, वो भी अच्छा नाम है। साझा से काफी मजबूत दावेदारी रही उनकी जी, लेकिन अचानक ईश्वर साहू को वहाँ उम्मीदवार बनाने के कारण वो पीछे रह गए थे जी। अगर पार्टी तो साहू समाज की बात और विजय बघेल तो ही है। देखिए, भाजपा में साहू समाज के प्रतिनिधित्व की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस, मेरी जो जानकारी अभी तक है, राजेंद्र साहू या तामधस साहू जी, 2 में से किसी एक पे, जिसमें राजेंद्र साहू के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। सहमति लगभग सबने दे दी है। काफी समय बाद ये देखा हूँ यशवंत कि किसी प्रत्याशी के नाम को लेकर जन चर्चा है, सिंगल चर्चा, वो सिंगल चर्चा है राजेंद्र साहू के नाम की। मतलब दुर्ग लोकसभा के मतदाता भी चाहते हैं कि राजेंद्र साहू बतौर उम्मीदवार दिखें, ये बड़ी बात है। ये अपन चर्चा भी की, कई लोगों से बातचीत की कि ये तो राजेंद्र साहू, भाजपा चिंतित है कि राजेंद्र साहू मान लो प्रत्याशी हुए तो राजेंद्र साहू का कार्ड भाजपा के पास क्या है। हाँ, बीजेपी बैकअप में रहे, तो बीजेपी बैकअप प्लान में साहू समाज को भी, तो साहू वर्सेस साहू हो सकता है यहाँ पे, संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक दृश्य अपने सामने आ सकता है। दूसरा यानी कि वो
प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है कि बीजेपी कांग्रेस क्या दे रही है, तो उस हिसाब से बीजेपी मैदान में उतारेगी। बीजेपी अपनी तैयारी करके बैठी हुई है हर मोर्चे पे, हर मोर्चे पे बैकअप उनके पास। पर दुर्ग में मेरा मतलब मेरी जो जानकारी, विजय बघेल आज भी मजबूत है। तो राजेंद्र वर्सेस विजय या फिर विजय वर्सेस राजेंद्र मान ये माना या फिर जा आगे और सकता कुछ भी हो सकता है। जी जी। और दूसरी सीटों की बात करें, राजनांदगांव में क्या चल रहा है इन दिनों? वहाँ पे भी काफी देखिए, उठा-पटक चल रहा है। राजनांदगांव में मोहम्मद अकबर जी जो कोरबा कवर्धा से मंत्री थे, जी और उन्होंने भूपेश बघेल जी का नाम सामने आगे किया बढ़ा करके जी उस सीट को चर्चा में ले आए। और भूपेश बघेल जी का नाम इसलिए भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि उस 5 साल के कार्यकाल में 2 जिले बने, खैरागढ़ और मानपुर। मोड़ा। जी तो जिला बनने का लाभ स्वाभाविक अगर कांग्रेस को लेना है तो वहाँ भूपेश बघेल एकमात्र ऐसा चेहरा है। और अभी जो लोकसभा, अभी जो विधानसभा का रिजल्ट है जी वो भी कांग्रेस की तरफ फेवर में है। जी 8 विधानसभा में से 5 कांग्रेस के पास है, 3 ही विधानसभा विजय भाजपा के पास है। राजनांदगांव कवर्धा पंडरिया, इसमें एक विजय शर्मा पंडरिया, भावना बोरा और डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव। जी तो ये स्थिति है। लोकल लेवल पे भूपेश बघेल जी के अगर प्रदेश के में कोई निर्णय होता है कि भूपेश बघेल जी को लोकसभा लड़ाना है तो राजनांदगांव अच्छी सीट उनके लिए है। और लोकल जो राजनांदगांव से नाम आ रहे हैं, वो एक जीतू मुदलियार जी का नाम है, उदय मुदलियार जी के लड़के हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं जी, उनका भी नाम है जी। और हेमा देशमुख जो वहाँ की मेयर हैं जी वो भी बड़ी दावेदार के रूप में है जी। निखिल द्विवेदी हैं। यूथ को अगर कांग्रेस वहाँ पे चौंका सकती है सब नामों पे। यूथ को अगर अवसर देना है तो निखिल द्विवेदी है कांग्रेस के पास। जी कुलवीर छाबड़ा जी जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, लगातार से राजनांदगांव शहर की राजनीति में लगातार उनकी सक्रियता बनी रहती है, तो कुलवीर छाबड़ा जी का भी अच्छा नाम है। उसके अलावा छन्नी साहू जिनकी टिकट खुज्जी से काटी गई थी वो हैं। दलेश्वर साहू डोंगरगांव से लगातार 3 बार के विधायक हैं, अभी बहुत चर्चित नेता, पॉपुलर है वहाँ, बड़े हैं, है ना जी। तो इसलिए दलेश्वर साहू भी बड़े दावेदार हैं जी। चूँकि भोला साहू को पिछली बार लड़ाया गया था, कोई सार्थक रिजल्ट नहीं है, इसलिए भोला साहू की चर्चा तो नहीं है, पर दलेश्वर साहू, छन्नी साहू, इन लोगों के नाम की चर्चा है। ये वो सब लोग हैं जो पिछले बार टिकट मांग रहे थे, नहीं मिली। इनमें से दलेश्वर साहू बस है जिनको टिकट मिली है। जी, ये स्थिति है राजनांदगांव की। जी। और बीजेपी में अभी संतोष पांडे, मेरे को लगता है कि संतोष पांडे को पार्टी वहाँ रिपीट दोबारा अवसर नहीं दे रही है। वहाँ नए चेहरे ही राजनांदगांव में बीजेपी की तरफ से होगा। नए चेहरे में अभिषेक सिंह भी हो सकते हैं, मधुसूदन यादव भी हो सकते हैं, नीलू शर्मा भी हो सकते हैं जी। और बाकी जी, एक दो नाम चौंकाने वाले भी सामने आए वहाँ पे। मतलब मैं सुन रहा था कमल सोनी का नाम, कमल सोनी, शोभा सोनी और के एक चंद्राकर जी वहाँ पे कोई अफसर हैं एक। हाँ यार, ये सरप्राइजिंग नाम है। इस पे मतलब अंदरूनी गतिविधि, IAS एलिड है, IRS अभी IRS हैं वो जी। और पोषण चंद्राकर मोहड़ गांव के रहने वाले हैं। हाँ, ये एक नाम अधिकारी अलग चंद्राकर के बेटे हैं। हाँ, और कोई अगर ऐसा चौंकाने वाला हुआ तो पोषण चंद्राकर एक नाम हो सकता है जी। क्योंकि उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है जी। और OP चौधरी जी के राजनीति में आने के बाद, सफल होने के बाद, नए लड़के जो अफसर हैं, जो छत्तीसगढ़ के हैं, वो भी राजनीति में अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं। जी, कमल सोनी के नाम पे अपन बात करते हैं। कमल सोनी शोभा सोनी के भाई हैं जी, और वो भी टिकट चाह रहे हैं। तो देखो अब कोई नया अवसर आए तो इनकी बात बन सकती है, लेकिन वहाँ मुख्यतः मधुसूदन यादव, अभिषेक सिंह, नीलू शर्मा के नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है। जी। रायगढ़ वगैरह पे बात कर लेते हैं। रायगढ़ जो सीट 99 से, मतलब वो सीट पे अपन चले जाते हैं जो, देखिए रायगढ़ विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जो है उनकी सीट रही है, 4 बार सांसद रहे वहाँ से सांसद रहे। 2019 में उनकी टिकट 10 सांसदों की जो टिकट कटी थी वो विष्णुदेव साय भी थे जी। गोमती साय जी को वहाँ से मैदान में उतारा गया था, गोमती साय चुनाव भी जीते। तो रायगढ़ सीट जो है अजीत जोगी के कारण भी चर्चा में, अजीत जोगी के कारण भी रायगढ़ सीट की चर्चा होती रही है जी। क्या चर्चा थी, क्या कहानी थी? 98 में अजीत जोगी यहाँ से चुनाव जीते थे यशवंत, और दोबारा जब चुनाव हुआ तो वहाँ कांग्रेस के लोग इंतजार करते रहे कि जोगी जी नामांकन भरने आएंगे। लेकिन जोगी जी शहडोल चले गए थे और शहडोल से लोकसभा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे। अच्छा। और रायगढ़ सीट भी उस चक्कर में कांग्रेस की जो नंद कुमार साय वहाँ से
सांसद बने थे। अगर तो रायगढ़ चले जाते जोगी जी तो शायद वहाँ से जीत जाते, वो कुछ और लोग परिदृश्य बनता। इंतजार करते रहे थे, लेकिन पता नहीं जोगी जी के दिमाग में क्या है, तो शहडोल से वो चुनाव लड़ गए थे। बिलासपुर में भी समीकरण ठीक ठाक चल रहा है, वहाँ पे भी बहुत सारे बिलासपुर एक्चुअली में पुन्नूलाल मोहले वहाँ से 4 बार सांसद रहे, सुरक्षित सीट थी वो जी। पिछले 2 चुनाव में वो सामान्य परिस्थितियाँ वहाँ बनी है। तो लखन साहू वहाँ से अपने अरुण साहू जो अभी लखन साहू 14 में सांसद थे, डिप्टी सीएम है जी, वो भी सांसद रहे जी। तो वहाँ भी नए चेहरे को लेकर के कसमकस है जी। सरप्राइजिंग वहाँ बीजेपी कर सकती है। बस्तर पे आपने बता ही दिया। एक चर्चा और है यशवंत बिलासपुर को लेकर के कि अमित जोगी जो जोगी जी के बेटे हैं और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस कुछ विलय चल रहा है क्या, मतलब ये सरप्राइजिंग चीजें आ रही सामने। दिल्ली में अमित जोगी मिल के आए थे अमित शाह जी से, तब से ये इस बात की चर्चा है कि जोगी कांग्रेस और भाजपा का विलय हो जाएगा जी। और छत्तीसगढ़ की 11 में से एक सीट, चाहे वो बिलासपुर हो चाहे कोरबा हो, जोगी परिवार को देने की तैयारी जी है। और तैयारी ही नहीं है, मतलब अगर कोई सार्थक बातचीत 2-4-5 दिन में होगी जी तो ये निर्णय भी आ जाएगा, निर्णय भी आएगा दिखता है मेरे को। पार्टी का विलय बीजेपी में हो जाएगा। हाँ, लगभग सहमति बन चुकी है। कार्यकर्ताओं में क्या माहौल है, आप बात करते होंगे। सवाल कार्यकर्ताओं के मन का नहीं है यशवंत जी। भारतीय जनता पार्टी क्या इन लोगों को स्वीकार करेगी, ये महत्वपूर्ण है यशवंत जी। कमलनाथ जैसा स्थिति बता। यस, जोगी परिवार की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में है। रेणु जोगी का बहुत सम्मान है, लेकिन अमित को लेकर के कई पार्टी के कई नेताओं में मतलब एलर्जी है उनसे। तो अमित को लेकर के गंभीरता से मंथन पार्टी कर रही है। अच्छा होगा बुरा होगा सब सारे बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है पार्टी में लेने से। बिल्कुल बिल्कुल। वो सीटों के बारे में हम बता देते हैं जहाँ पे कांग्रेस चुनाव जीती है। सन 2004 में जब चुनाव हुआ था, महासमुंद से अजीत जोगी चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते थे। उसके बाद 2004 में राजनांदगांव से देवराज सिंह चुनाव जीते थे जी। ये 2 सीटें उसके बाद जीती थी। उसके बाद 2009 में कोरबा से डॉक्टर चरणदास महाराज अपने दुर्ग लोकसभा भी एक बार कांग्रेस जीती है यहाँ बिल्कुल। तो 14 की बात है, तामदा साहू जीते थे। 19 में दीपक बैज और ज्योत्सना मंदिर के बारे में आप बता चुके हैं। बाकी सीटों में जो चीज़ें चल रही हैं, अमित शाह को लेकर बातचीत कर लिए। राज्यसभा जो माहौल है, अच्छा ये डॉक्टर जो राजा देव प्रताप सिंह को जो भेजे हैं बीजेपी भेजने वाली है, उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पर कितना पड़ा है? ग्राउंड पे एक्चुअल में देखिए, कार्यकर्ताओं के बीच ये भरोसा जागा जी कि पार्टी हमको भी अवसर दे सकती है जी। क्योंकि कोई नहीं सोचता था कि जिला पंचायत सदस्य ले लूंगा से अभी जो जिनका चयन हुआ है राजा देवेंद्र बहादुर का जी, तो जिला पंचायत के मेंबर हैं। पार्टी के बहुत ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको अवसर दिया गया। राजा चकद्दर सिंह के परिवार से हैं जी। तो ये कार्यकर्ताओं में अच्छा मैसेज गया है कि पार्टी के छोटे कार्यकर्ता को भी राज्यसभा जैसी बड़ी पंचायत में पार्टी अवसर मिल सकता है जी। सरोज पांडे जी का टर्न समाप्त हुआ है, अभी अप्रैल में समाप्त होगा जी। अब आप पार्टी सरोज जी को लेकर के विचार मंथन है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, लेकिन उनको देश की संसद में किस तरीके से स्थापित मतलब भेजा जाएगा जी। सरोज का भविष्य क्या तय करना होता है, वो बीजेपी पार्टी वो शीर्ष नेता उनका शीर्ष नेतृत्व उनको तय करेगी। इस बात को लेकर सरोज पांडे जी ने पिछले बार कहा था कि मैं तय नहीं करती मेरा क्या होगा, पार्टी तय करती मैं कहाँ काम करूंगी। कोरबा एक बहुत अच्छी सीट उनके लिए है जी, जिसकी चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। ठीक है, चलो आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कांग्रेस में भी कुछ चीजें चल रही हैं, उसके बारे में अपन बात ही करिए लगभग वहाँ भी क्या चल रहा है। कांग्रेस में तो यशवंत नए लोगों को ही ज़्यादातर अवसर मिलेगा ऐसा दिखता है मेरे को जी। जैसे सरगुजा से अमरजीत भगत का नाम है जी, 4 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री आईटी की रेट पड़ी तो वो बोल भी दिए, नाम चर्चा थी इसलिए रेट पड़ गई। तो सरगुजा से उनके नाम की चर्चा है जी। अब बड़े नेताओं को चुनाव, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस का बहुत बुरा वक्त है यशवंत जी। कांग्रेस को रिफॉर्म करने की जरूरत है जी। संगठनात्मक ढांचे को बेहद मजबूत बनाने की जरूरत है और नए लोगों के साथ साथ जो बड़े नेता फील्ड में लड़ेंगे जी, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जी। तो बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जाना चाहिए, तब वातावरण भी बनेगा। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो निराशा है वो निराशा, संगठन में कुछ फेरबदल, कुछ चीजें चलने वाली हो, अभी कुछ हाल फिलहाल नहीं, अब चुनाव के बाद ही होना। एक कार्यकारी अध्यक्ष वाला एक माहौल बना था, विकास उपाध्याय के नाम की चर्चा थी कि विकास उपाध्याय को जमीन में, विकास उपाध्याय का नाम भी चल रहा था, देवेंद्र यादव का भी नाम था कि दोनों में से किसी को
कार्यकारी अध्यक्ष संगठन में बनाएंगे। पर मुझे जो लग रहा है, अब वो चुनाव के बाद टाइम ही, नहीं है अभी अब समय संगठन की तरफ नहीं है, अब तो चुनाव का समय है, मैदान तो उतरेंगे सीधे मैदान में जाने का समय है। ठीक है, तो बीजेपी और कांग्रेस में क्या चल रहा है और टिकट को लेके क्या चल रहा है, तारीखों के पर हमने बातचीत कर ली कि चुनाव कब हो सकते हैं। लगभग सारे विषयों को हमने छू लिया जो चर्चा सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में इन दिनों है। आगे आप वीडियो पे बने रहिएगा, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे चीज़ें आपको चैनल पर मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत सारा अपडेट्स मिलते रहे। और चुनाव पर हम कोशिश करेंगे लगातार आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, देते रहेंगे, ताकि आप आगे रहे बाकियों से। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।